नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर, आपके साथ मैं हूं आसफ शेख। यूपी मांगे उत्तर में आज बात कोरोना और कोरोना को मात देने की कोशिश कर रही योगी सरकार की। देश की सबसे बड़ी आबादी वाले सूबे में कोरोना को फैलने से रोकना सरकार
ब्रेक के बाद हाजिर है यूपी मांगे उत्तर देख रहे हैं आप। और यूपी मांगे उत्तर में आज हम बात कर रहे हैं सीएम के तूफानी दौरों की। इसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं वैक्सीन की ग्लोबल टेंडर के लिए शर्तों को आसान बनाने की। सरकार ने कुछ छूट दी है वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर, आपको याद है 7 मई के आसपास निर्देश जारी किए गए थे ग्लोबल टेंडर के लिए, और इनमें कुछ शर्तों को कुछ ढील दी गई है, कुछ छूट दी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा कंपनी आ सके और बड़ी तादाद में वैक्सीन उत्तर प्रदेश और जल्द से जल्द पहुंच सके। कुछ टेम्परेचर का इशू था, जैसे 2 से 4 डिग्री जो टेम्परेचर जो मेंटेन करने वाला टेम्परेचर होता है, उसमें यह छूट दी गई कि अब ज्यादा अगर टेम्परेचर की आवश्यकता है तो वो भी उसको भी छूट दी जा सकती है। वैक्सीन भी वो टेंडर में अप्लाई हो सकेगी बशर्ते वैक्सीन लगने तक उस टेम्परेचर पर उसकी स्टोरेज वैक्सीन निर्माता कंपनियों को ही करनी होगी। तो ऐसी ही कुछ शर्तें हैं। अब टेंडर भरने वाली, निविदाएं भरने वाली संस्थाओं या वैक्सीन निर्माता कंपनियों के पास कुछ और विकल्प भी होंगे। ये एक छूट दी गई है, इससे उम्मीद करते हैं कि जल्द और बेहतर क्वालिटी की वैक्सीन यूपी पहुंचेगी। सवाल उस पर भी उठ रहे हैं जिसमें मुख्यमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि इस दिखावटी तस्वीरों पर मत जाइए, जबकि सरकार का यह दावा है, बीजेपी ये कह रही है कि मुख्यमंत्री के दौरों की वजह से लगातार यूपी में मामले घट रहे हैं और कोरोना के केस कम हो रहे हैं। एक बार फिर अपने पैनल की तरफ चलते हैं। हमारे साथ 4 मेहमान जुड़े हुए हैं। नवीन श्रीवास्तव जी बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से अजय वर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक मनीष सिंधवी जी हैं, और समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे जी हमें अब डिबेट में ज्वाइन कर रहे हैं। मनोज जी आपका स्वागत है। मैं मनोज जी आता हूं आपके पास, लेकिन अजय जी पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। अजय जी, मनीष जी ने जो बात कही ये उनके मत से, उनके लिहाज से ठीक हो सकती है। इस पर अलग अलग मत हो सकते हैं लोगों के कि मुख्यमंत्री को दौरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये तो मुख्यमंत्री और सरकार खुद तय करेंगे। लेकिन अगर मुख्यमंत्री घर पर रह के ही इन चीजों को मॉनिटरिंग करें तो फिर विपक्ष सबसे पहले सवाल उठाएगा कि कोरोना काल में मुख्यमंत्री फील्ड में नहीं निकल रहे हैं, मुख्यमंत्री बाहर नहीं निकल रहे, लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, फिर आप ही आरोप लगाएंगे। देखिए, ये तो मुख्यमंत्री का अपना विवेक है। मुख्यमंत्री अगर नहीं निकलेंगे तो इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क खुद ही उठेंगे कि आसाम, बंगाल, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, तो मुख्यमंत्री इस मामले में चूंकि आलोचना से कोशिश करते हैं बचा जाए, लेकिन बच नहीं सकते। और मुख्यमंत्री का देखिए, प्रधानमंत्री साहब ने, पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी जी का ये चेहरा है, विश्व गुरु हैं, ये फोटो है और ये वो है, लेकिन इनको फोटो सेशन की इतनी शौक और बीमारी है प्रायोजित कार्यक्रम की कि कोविशील्ड और जो कोवैक्सीन हमारे हिंदुस्तान में लग रही है, अरे भाई उस पर कहा है आप फोटो छपवा रहे हैं। मेरा इस पर कड़ी आपत्ति है हमारी पार्टी की और कांग्रेस की और देश की 136 करोड़ जनता की। इसमें इनके वीर, इनके बयानवीर, इनका IT सेल और इनके उन भक्तों को और अंधभक्तों को छोड़ दीजिए कि भाई क्यों, आपको पता है, पूरा गुरु जानता है आपको, आप विश्व गुरु हैं, फिर आप काहे फोटो छपवा रहे हैं। अब मेरा दूसरा अनुरोध है कि जो सर्टिफिकेट शमशान में और कब्रिस्तान में हिंदुस्तान के मरने के बाद सुन लीजिए, आता हूं उस पर भी प्रधानमंत्री जी को अपना फोटो छपवाना चाहिए, उस पर भी अपना फोटो छपवाना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि प्रधानमंत्री साहब के कार्यकाल में लोग मर रहे हैं, इनको फोटो चाहिए। दूसरा बात, अब वैक्सीन पे आ जाइए। आप 29 अप्रैल को स्पुतनिक V रशिया की मंजूरी दी गई थी। आज 17 तारीख या 18 तारीख होने जा रही है, जब हालात इतने खराब है कि सारे सिस्टम्स कमी है, वैक्सीन की कमी है, तो अब तक क्यों नहीं पूर्ति हो पाई है। ये जो नियम और कानून की बातें हैं, हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। कितनी छूट दे लीजिए, जो नीति और नियम और सिस्टम सरकार ने पहले से तय कर रखे हैं, किसको फायदा पहुंचाना है, किसको देना है, ये इनका सब ये एक नया आरोप लगा रहे हैं। अजय जी, मैं लौटता हूं अजय जी आपके पास, और नवीन जी मैं जानता हूं उसका जवाब आप देना चाहते हैं, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन पहले मनोज पांडे जी मैं आपके पास आ रहा हूं। समाजवादी पार्टी के विधायक है मनोज पांडे जी। मनोज जी, आपसे मेरा सवाल ये कि अगर स्पुतनिक को मंजूरी पहले मिल चुकी थी, स्पुतनिक को अगर अलाउ कर देते तो फिर विपक्ष का यह आरोप होता कि बिना टेंडर के एक बड़ा घोटाला हो रहा है, जैसा रफाल को लेकर दावा किया गया था, ऐसे ही आपदा में से अवसर करार दे दिया जाता। क्या अगर निविदाएं निकाली गई हैं, तमाम ग्लोबल वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को बुलाया गया है, तो उसमें आपत्ति हुई? आरोप लगे ना लगे वो दूसरी बात है। देखिए, के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, खासकर दूसरी लहर देश और उत्तर प्रदेश पर भी भारी पड़ी। 20 दिन पहले हालात बेकाबू होने लगे थे, एक्टिव केस करीब 3 लाख से ऊपर थे, मगर कोरोना को मात देने के बाद सीएम ने कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही अगुवाई खुद करने का फैसला किया। उस जंग में अगुवाई करने का फैसला किया। सीएम योगी अफसरों के बताए आंकड़ों की बजाय खुद
रियलिटी चेक कर रहे हैं। अपने ताबड़तोड़ दौरों में ग्रामीणों से मुलाकात कर सीएम जमीनी हालातों को जान रहे हैं, कमियों को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि यही वजह है कि डॉक्टर्स और सरकार की मेहनत के वजह से आंकड़े कम हो रहे हैं, आंकड़े रोज गिर रहे हैं। हालांकि विपक्ष के अपने सवाल हैं और उन सवालों का जवाब सरकार दे भी रही है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, बहस करेंगे और जानेंगे कि क्या ऐसे ही यूपी से कोरोना जाएगा। ऐसे ही कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। पिछहत्तर जिले, देश की सबसे बड़ी आबादी और वायरस के संक्रमण से जनता को बचाने की चुनौती। कोरोना की दूसरी लहर देश पर इस कदर भारी पड़ी कि रोजाना मिलने वाले संक्रमितों की तादाद बेतहाशा बढ़ने लगी, तो साथ ही बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। इस दूसरी लहर की चपेट में सीएम योगी खुद भी आ गए, मगर कोरोना को मात देने के बाद सीएम ने ठान लिया कि प्रदेश में कोरोना से लड़ी जा रही जंग की अगुवाई अब वो खुद करेंगे। अलीगढ़, मथुरा और आगरा के दौरे करने के बाद सीएम योगी ने पिछले 48 घंटों में 5 जिलों का तूफानी दौरा किया। रविवार को सीएम जहां नोएडा, मेरठ और गाजियाबाद में कोरोना के खिलाफ की गई तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे, तो वहीं आज सीएम ने मुजफ्फरनगर और सहारनपुर का दौरा किया। अपने दौरों में एक तरफ जहां सीएम कोविड वायरस के खिलाफ मेडिकल व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, तो साथ ही वो जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से मिलकर फीडबैक ले रहे हैं। इसके साथ ही सीएम गांव में जाकर लोगों से बात कर रहे हैं और उन्हें दी जा रही सुविधाओं का रियलिटी चेक कर रहे हैं। रविवार को हुए दौरों में भी सीएम ने बताया कि सरकार और डॉक्टरों की कोशिशों से अब यूपी में कोरोना की रफ्तार थम गई है। सरकार का जो अभियान है वह तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। आज उसी का परिणाम है कि पॉजिटिविटी लगातार गिर रही है और रिकवरी रेट हमारा तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारा विश्वास है हम सभी के सहयोग से बहुत शीघ्र सेकेंड वेव पर भी विजय प्राप्त करेंगे। एक तरफ जहां सीएम योगी दौरों पर दौरे कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार अब वो हर कोशिश करती नजर आ रही है जिससे कोरोना से लड़ने में मदद मिले और लोगों की जान बचाई जा सके। सरकार ने ऐसा ही एक बड़ा फैसला किया है। दरअसल योगी सरकार वैक्सीन के लिए जो ग्लोबल टेंडर निकालने जा रही है, उसकी शर्तों को आसान किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा कंपनियां टेंडर में हिस्सा ले सकें और यूपी की जनता के लिए ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन मंगाई जा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो मीटिंग होती है कि ग्लोबल टेंडर फ्लोट करना चाहिए। प्री बिड कॉन्फ्रेंस में कुछ चीज़ों में ढील दी गई, जैसे अर्नेस्ट मनी जो अभी तक 16 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया था, उसमें 8 करोड़ रुपए कर दिया गया ताकि लोग आ सकें। और जो भी कंपनियां आएंगी उसके लिए हमने फैसिलिटेट करने का भी मन बनाया है। यानी एक तरफ जहां सीएम खुद शहर शहर, जिले जिले जाकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, तो साथ ही जनता को जल्द से जल्द वैक्सीन मिले, इसके लिए भी पूरी कोशिश की जा रही है। इसका असर ये हो रहा है कि यूपी में सामने वाले आंकड़े रोजाना कम हो रहे हैं और एक्टिव केसेस में भी कमी आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है इस डिबेट में, जिनसे हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, बहस करेंगे। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से नवीन श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस की तरफ से अजय वर्मा जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक मनीष हिंदवी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे जी हमें ज्वाइन करेंगे अब से कुछ देर में। तो हमारे साथ अभी 3 खास मेहमान हैं, नवीन जी हैं, अजय जी हैं और मनीष जी हैं। बहुत स्वागत करता हूं मैं आप तमाम मेहमानों का। सर, सबसे पहला सवाल मेरा नवीन जी आपसे है। नवीन जी, मुख्यमंत्री ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, फिर सहारनपुर और उसके बाद मुजफ्फरनगर उससे पहले, और बाकी 3 जिले अभी हाल ही में उन्होंने कवर किए मुख्यमंत्री ने। इन दौरों से क्या असर पड़ रहा है कोरोना की जंग में? क्या नतीजे आपको देखने को मिल रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से
25 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश के मुख्य सेवक के नाते मुख्यमंत्री जी ने खुद कोरोना संक्रमित होने के बावजूद जिस प्रकार से अनथक मेहनत की है, अनथक प्रयास किया है, कोरोना की दूसरी अत्यधिक घातक लहर जिसका सही अनुमान लगाना दुनिया के अच्छे विकसित देशों ने भी नहीं कर पाए थे, हमारे यहाँ भी नहीं अनुमान पूरा लगाया जा सका, जिसके कारण कुछ कमियां रह गई थी। लेकिन लगातार योगी जी की मेहनत और हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स, हमारे अधिकारी, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, उनकी यह देन है कि हमने आज कोरोना संक्रमण दर में भी कमी कर ली है, हमने मृत्यु दर में भी कमी की है, हमने प्रतिदिन के टेस्ट बढ़ा के जो पहले 1 लाख हो रहे थे हमने 2.5 लाख से अधिक प्रतिदिन के कर दिए हैं। और सबसे बड़ी चीज, मुख्यमंत्री जो अभी 2 दिन में 5 दिन का जिलों का दौरा किया, इसके पहले भी उन्होंने कई जनपदों का दौरा किया, जनपदों का, बड़े जनपदों का, और जाके वहां ग्राउंड रियलिटी देखी, कहीं जगह से कहीं कोई तो नहीं ना, कोई कमी थी, जहां कोई आवश्यकता थी उसको भी उन्होंने दूर कराने का काम किया है। और इसकी देन है कि आज उत्तर प्रदेश, जब 30 अप्रैल को पीक पर था, उत्तर प्रदेश में संक्रमित लोगों की संख्या लगभग 35,000 के आसपास थी, आज 9,000 के आसपास, 9-10,000 के आसपास आ गई है। मृत्यु दर में भी कमी हुई है, ऑक्सीजन प्लांट हमारे सारे लग रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में लगभग 20 करोड़ की हमारी आबादी गांव में रहती है, और गांव में संक्रमण न फैलने पाए, इसको रोकने के लिए 5 मई से 20 मई तक एक वृहद अभियान चलाया गया है, जिसमें 97,000 राजस्व गांव में हमारी ग्राम निगरानी समिति और रैपिड रिस्पांस टीमें घर घर जाकर लोगों की जांच कर रही हैं। जो लोग हल्के संक्रमित हैं उनको होम आइसोलेट कर उन्हें मेडिकल किट दी जा रही है, जो लोग गंभीर हैं उनको पास के सीएससी पर भर्ती कराया जा रहा है, क्योंकि पूरे प्रदेश में सीएससी पर 20 कोविड बेड और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था की गई है। मैं नवीन जी आपसे एक सवाल और पूछता हूं। नवीन जी, मुख्यमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं, ये सीएम का स्टाइल नहीं है, या दरअसल क्योंकि अधिकारियों को पहले ही मालूम होता है कि मुख्यमंत्री जी आज उनके जिले में आने वाले हैं, व्यवस्थाएं सब कुछ पूरी हो जाती हैं, सब कुछ हरा हरा दिखाया जाता है, ऐसा है क्या, या सब ठीक चल रहा है उसी वजह से आंकड़े गिर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी देखिए, अभी जहां भी दौरों पर गए, बिल्कुल अचानक किसी गांव में चले गए, किसी के घर चले गए, वहां जाके जानकारी ली उन्होंने कि आप होम आइसोलेट हैं तो आपको मेडिकल किट मिली या नहीं, या आपके घर पर जांच टीमें आई कि नहीं आई, यह सारी चीजें वो औचक एक तरह से निरीक्षण कर रहे हैं। जिले तो तय है, क्योंकि जिस जिले में जाना है, हेलीकॉप्टर उनका उतरना है, तो वो तो पहले से तय है। लेकिन अस्पतालों में या जो लोगों के घर घर जाके जो उन्होंने औचक निरीक्षण किया है, उससे यह उन्होंने जांचने की कोशिश की है कि जो चीजें बताई जा रही हैं वो जमीनी हकीकत है या नहीं है। लेकिन मैं तारीफ करूंगा अपने अधिकारियों की, अपने डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ की, कि वो पूरी मेहनत से। और मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, जो हमारे पंचायत राज विभाग के सफाई कर्मी हैं, जिनके जिम्मे गांव की सफाई का काम है, वो अभी लगातार गांव में प्रतिदिन करीब 15 से 20,000 गांव में वैक्सीन फॉगिंग का काम, उनके सैनिटाइजेशन का काम, यह सारे काम युद्ध स्तर पर हो रहे हैं। मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास नवीन जी, आता हूं मैं आपके पास। अजय वर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। अजय जी, पहले WHO की तारीफ, फिर नीति आयोग की तारीफ, लगातार गिरते आंकड़े, क्या ये सारी चीजें इशारा करती हैं कि यूपी में ऑल इज वेल है? गिरते आंकड़े कम से कम यही बता रहे हैं, या विपक्ष को आपत्ति कुछ और है? देखिए, जब बंगाल चुनाव में 5 स्टेट के चुनाव में आदरणीय योगी साहब लग रहे थे, और जब पूरे देश में कोरोना फैला और वहां से हार मिली बुरी तरह, तो तब इन्हें उत्तर प्रदेश की शुद्धाई, जब उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव खत्म हो गए थे, 5 तारीख को काउंटिंग खत्म हो गया था। उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन सिलेंडरों ने हाहाकार मचा दी, उत्तर प्रदेश में मरीजों को बेड नहीं मिल रहे थे, उत्तर प्रदेश में पूरे देश का हाल था। मैं तो उत्तर प्रदेश, चूंकि उत्तर प्रदेश पे चर्चा चल रही है, योगी जी के दौरे पे चर्चा है, उनका महिमा मंडित की जा रही है, उनको गुणगान किया जा रहा है, प्रदेश के मुख्यमंत्री, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ कितने हजार लोग मारे गए, लोगों को शमशान के बाहर लाइन लग गई, हॉस्पिटल के बाहर लाइन लग गई। जब ये स्थिति अति हो गई, हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भी और शमशान में भी लाइन और वेटिंग करनी पड़ रही थी, ऐसा मानवता ने दृश्य संसार में पहली बार देखा, कभी भी नहीं देखा था। तो तब दिशा निर्देशित हुआ कि ये क्या हो रहा है, और क्या होने के बाद फिर ये खबर दी गई कि भाई आप आज भी अगर आप फैक्ट्स चेक करेंगे, जिले पे रियलिटी ग्राउंड पे चेक करने जाएंगे, तो जो चीज आपको टीवी पर दिख रही है तो पहले से ही तय हो जाता है, तयशुदा कार्यक्रम कहते थे। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कोरोना में कोई पॉलिटिकल चीजें ना की जाए, कोरोना कम हो, कातिल कोरोना भागे, लोगों की जान बचे, लोगों की जिंदगी बचे। लेकिन ये ईमानदारी से
प्रयास बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वैक्सीन के मामले में सरकार का रुख आपने देखा, देश की सरकार का भी, प्रदेश की सरकार का भी। अगर आप देखें नोएडा और गाजियाबाद तो टॉप पे है। योगी साहब कल और आज भी गए। गाजियाबाद में आप ट्राई कर लीजिए, कहते हैं कि 18 से 45 साल तक का स्लॉट है, कितने लोगों को वहाँ चले जाइए लेके। एक मैं बता सकता हूँ आपको, बुलंदशहर की बता सकता हूँ, मुजफ्फरनगर की बता सकता हूँ, मेरठ की बता सकता हूँ। गाजियाबाद अगर आप चेक करना चाहें तो डॉक्टर पवन है, कोविड की इंचार्ज है जिला अस्पताल में। आप किसी को भेज दीजिए रूटीन में लेके, कहेंगे नहीं 18 से 45 तक का टीका ही नहीं है हमारे पास, लगता ही नहीं है। 45 के बाद अगर आपके पास स्लॉट है तो आइए। लेकिन अगर विधायक ने, बीजेपी की ने, मंत्री ने, सीएमओ ने और डीएम ने और एसएसपी ने किसी को भेजा है तो बिना रजिस्ट्रेशन के भी उसका टीका लग जाएगा, और बिना उसके भी उसको, चाहे वो 18 साल का उम्र हो, 20 साल का हो, 25 का हो, लग जाएगा। लेकिन वैसे किसी को नहीं लगेगा। ये तो ग्राउंड्स की रिपोर्ट्स है। मुख्यमंत्री आए, स्वागत है, उनका प्रदेश है, हम भी प्रदेश की जनता है, लेकिन मुख्यमंत्री को कम से कम लोगों पे, मुख्यमंत्री हो सकता है ईमानदारी से काम कर रहे हो, लेकिन प्रदेश के अफसरशाही जो है ये उनको किस तरह से दिख रही है। प्रदेश में जो हालात हैं वो आप टेक्निकल, अगर टेक्निकल क्रिएट कर रहे हैं, मेरी कोई मंशा नहीं है कि मैं किसी को डिमोलाइज करूं। अफसरों को, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो अफसर हैं, जो डॉक्टर हैं, उनकी हमने, वैज्ञानिक है, उनकी तारीफ करी, लेकिन प्रदेश की सरकार के पास टीकों का अभाव है। देश की सरकार ने वो टीके जो है कॉमर्शियल योजनाओं के तहत बेच दिए गए प्रॉफिट उठाने के लिए। अब उसको फिर कहने के चाहे नीति थी, निर्यात नीति, आयात नीति थी, जो ग्लोबल टेंडर है उसमें दी गई जो शर्तें हैं और शर्तों में जो अभी दी गई छूट है, मैं उस पर अजय जी आपसे सवाल पूछूंगा, और मैं पूछूंगा कि उससे कितना फर्क पड़ेगा वैक्सीन के भारत में इंपोर्ट होने पर या उत्तर प्रदेश में इंपोर्ट होने पर। मनीष सिंधवी जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनीष जी, जिन तस्वीरों का जिक्र किया अजय जी ने कि शमशान के बाहर वेटिंग थी, अस्पतालों में बेड के लिए वेटिंग, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए वेटिंग, तो उत्तर प्रदेश में संसाधन कम थे या जनसंख्या ज्यादा थी, या फिर दूसरी वेव का अंदाजा, जैसा सरकार खुद कह चुकी है, एक्सपर्ट कह चुके हैं कि वो खुद नहीं लगा पाए कि दूसरी वेव में इतने सारे लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता एक साथ पड़ेगी। मुझे लगता है कि ये सारी बातें सही हैं। दूसरी वेव का अंदाजा हम एक तो नहीं लगा पाए, उसका कारण बड़ा स्पष्ट था कि अगर आप यूएन जनरल असेंबली में आदरणीय मोदी जी के भाषण को सुनिए सितंबर 2020 में, तो वहां पर किस तरीके से वो बता रहे हैं कि बस टीका आने वाला और हम पूरी ह्यूमैनिटी और पूरी दुनिया को बचा लेंगे, और हम एकदम कॉम्प्लिसेंट थे। जब पूरी दुनिया वैक्सीन की तैयारी कर रही थी तो हम एकदम निश्चिंत थे कि हम तो बच ही जाएंगे। हमने कोई ऑर्डर्स प्लेस नहीं किए, कोई लंबे ऑर्डर्स प्लेस नहीं किए, हमने एकदम मिसजज किया नंबर ऑफ टीकेस को। उसके बाद आप 28 जनवरी के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के उनके भाषण को देखिए, जहां वो कह रहे हैं कोरोना से हम जंग जीत चुके हैं। 7 मार्च के डॉक्टर हर्षवर्धन के ट्वीट को देखिए, जहां वो कह रहे हैं कोरोना खत्म हो चुका हो। सवाल इस बात का है कि जब हमारे इतने बड़े बड़े नेता, और ये तब था जब पूरी दुनिया में सेकेंड वेव आ चुकी थी। अक्टूबर मिड के बाद अमेरिका, यूरोप और दिसंबर में अफ्रीका में सेकेंड वेव आ चुकी थी। तो हमने किस बिना पर यह मान लिया था कि हमारे यहाँ सेकेंड वेव नहीं आएगी, और क्यों हमारे इतने बड़े बड़े नेता लोगों को निश्चिंत आश्वस्त कर रहे थे कि आपके यहाँ सेकेंड वेव नहीं आएगी, हमने कोरोना से जंग जीत ली है। तो ये पहली गलती थी। दूसरी बात पर आइए, यानी मनीष सर, आप ये कह रहे हैं कि नेताओं के साथ साथ उन एक्सपर्ट से भी चूक हुई जिन्होंने नेताओं को ब्रीफ किया और जिनके कहने पर उन्होंने इस तरह के ट्वीट या बयान दिए। बिल्कुल 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 कहीं ना कहीं चूक हुई है हमारे एक्सपर्ट से, या यूं कहिए उन एक्सपर्ट्स की मीटिंग बुलाई गई या नहीं बुलाई गई। आप पत्रकार हैं, मुझे लगता है आपको इस बात की भी जानकारी अपने पास मंगानी चाहिए कि ये जो नेशनल हेल्थ एक्सपर्ट कमेटी बनी थी कोरोना को लेकर, उसकी कितनी मीटिंग्स हुई अक्टूबर के बाद, उनके कितने रिकमेंडेशंस को देखा गया। जब वो कह रहे थे कि ऑक्सीजन सप्लाई करने के जो कंटेनर्स हमारे पास हैं कम, उस पर क्या काम हुआ। कोल्ड चेन स्टोरेज की जब बात हो रही थी तो उसको लेकर क्या काम हुआ हमारे पास, ये बात तो पहले से उठ रही थी। इस पर काम क्या हुआ, उनकी बात क्यों नहीं सुनी गई, सवाल इस पर भी उठना चाहिए। अगर हम यूपी की बात करें तो हम पंचायत चुनाव टाल सकते थे, क्योंकि मार्च के फर्स्ट या सेकंड वीक से कोरोना की वेव लहर बढ़ चुकी थी। हमारे यहाँ पर डे के हिसाब से केसेस बढ़ रहे थे, लेकिन हमने नहीं टाला। और वो आज सबसे बड़ा हमारे सामने जो सबसे विकट समस्या बन के खड़ा हुआ, वो पुनः ये पंचायत चुनाव खड़ा हुआ। होली में हमने कोई सख्ती नहीं रखी, नतीजा क्या हुआ, खुलकर होली मनाई गई और वो एक मास स्प्रेडर सिद्ध हुई। कुंभ की बात कर लीजिए, तो खैर ये तो वो गलतियां हुई जो सामने आई। दूसरी दो बड़ी अच्छी बात आपने कही, एक तो वाकई में हमारी जनसंख्या यूपी के हमारा एक बड़ा प्रदेश है और संसाधन वाकई में यहाँ पर कम है।
संसाधन वाकई में कम है। तो और जब हमें कम संसाधनों में काम करना था तो मुझे लगता था हमें और सजग रहने की जरूरत थी। बिल्कुल। लेकिन पूरे अप्रैल पूरा मार्च हम सजग नहीं रहे, नतीजा हमारे सामने की स्थिति भयावह हो गई। अब आप मई पर आइए, अब जो शहरों से जो मतलब वो था कोरोना का वायरस या जो महामारी है वो गांव की तरफ बढ़ चुकी है। गांव में संसाधन और कम है। अगर हम लखनऊ में इतना झेल गए तो गांव की स्थितियां और खराब हैं। गांव में जो मुझे अभी मतलब व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है, मैं गलत हो सकता हूं, मुझे अभी लगता है अभी आदरणीय मुख्यमंत्री को अपने दौरे बंद कर देने चाहिए। इनके दौरों से क्या होगा कि सारा का सारा तंत्र लगेगा इनके दौरे को निपटाने में। और ये आप लाख कहते रहे लेकिन आप इस सच को जानते हैं कि अगर मुख्यमंत्री मेरे जिले में आएगा तो पूरा का पूरा अमला लग जाएगा मुख्यमंत्री के पीछे, कोरोना पीछे छूट जाएगा। आज मुख्यमंत्री को एक कमांड सेंटर बनाकर अपने आवास से या अपने कार्यालय से इन चीजों को देखना चाहिए। इन दौरों से कुछ नहीं होगा, लोग परेशान अलग होंगे। आज जिन चीजों की कमी है वो यहां रहकर भी उनको पूरा कर सकते हैं, उनका एक आदेश ही बहुत है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि तो क्या वर्चुअली लोगों में वो सकारात्मकता जगाई जा सकती है या दौरे करने की आवश्यकता है, और दौरे जरूरी हैं, जिस पर आपने सवाल उठाया मनीष जी, ये बहुत अहम एस्पेक्ट है। मैं इस पर जरूर चर्चा करूंगा। मैं अब नवीन जी आपके पास आ रहा हूं, और नवीन जी आपसे सवाल ये, गांव में आज मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, गांव में जाके लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, क्या पंचायत चुनाव ही गांव तक कोरोना पहुंचाने के सबसे बड़े कारक हैं? देखिए, इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि किस तरह से विशेषज्ञ लोग इस तरह की बातें करते हैं। देश में सबसे ज्यादा संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या कहां है, सबसे अधिक मौतें कहां हुई? महाराष्ट्र में, दिल्ली में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में। वहां तो किसी प्रकार के चुनाव नहीं थे। कारण हो सकता है पंचायत चुनाव, बंगाल के चुनाव, यह एक कारक हो सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोरोना सिर्फ पंचायत चुनाव के वजह से फैल गया, ऐसा जो लोग कहते हैं मैं उनको मानता हूं कि वो एक तरफा बातें कर रहे हैं। जैसा आपने कहा नवीन जी, कई बार इस मामले पर चर्चा हो चुकी है, तो अब तक किसी निष्कर्ष कंक्लूजन पर आप पहुंचे होंगे। तो गांव में कोरोना फैलने का क्या कारण पाया आपने? देखिए, गांव में कोरोना हर जगह फैला है। गांव और शहर उससे कोई बचा नहीं है कि कोरोना सिर्फ शहर में रहेगा, गांव में नहीं रहेगा। शहर और गांव आजकल आपस में सब इसे मिले हुए हैं। सिर्फ पंचायत चुनाव की वजह से गांव में चला गया, इसको मैं जो लोग इसको कह रहे हैं उनको बहुत स्पष्ट है। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मनीष सिद्धू जी बड़े विद्वान है, विशेषज्ञ हैं। उत्तर प्रदेश में अगर पंचायत चुनाव की वजह से गांव में कोरोना फैला, तो महाराष्ट्र के गांव में किसके वजह से फैला? इसका भी तो कारण आना चाहिए। कारण कई कारणों में एक कारण हो सकते हैं, ये इसको हम स्वीकार करेंगे। देखिए, दूसरी बात अभी मनीष जी ने बहुत अच्छी कही कि माननीय मुख्यमंत्री जी घर पर ही कमांड सेंटर से सारी चीजों कर सकते थे। मनीष जी, मुख्यमंत्री जी लगातार घर पर ही एकीकृत कमांड सेंटर से अपनी टीम को लेके लगातार इस प्रकार के काम कर रहे थे। चाहे ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ानी हो, ऑक्सीजन के प्लांट लगाने हो, बेड बढ़ानी हो, सारी चीजें कर रहे थे। लेकिन फील्ड में भी निकलना जरूरी था। और मैं आपको बता दूं, आपने सही चिंता जाहिर की। पहले के जो लोग मुख्यमंत्री होते थे वो महाराजा की तरह जाते थे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री मुख्य सेवक की भांति जाते हैं। जो आवश्यक अमला होता नहीं साथ में रहता है। ठीक है, ये नवीन जी ने एक ऐसा पहलू दिया है कि अभी अजय जी उस पर जवाब देंगे, फिर वो बहस उसमें चली जाएगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं, और उस ब्रेक के बाद ये दोनों जो बहुत अहम मुद्दे हैं इन पर हम बात करने वाले हैं कि दौरों के बाद क्या बदल रहा है, और दूसरा ये कि गांव-गांव तक जो कोरोना फैला क्या वो पंचायत चुनाव की वजह से थे, और दौरों के बाद गांव में क्या स्थितियां बदल रही हैं, संसाधन कैसे बढ़ाए जाएंगे, इस पर हम बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक है, बहुत जल्द लौट रहे हैं। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि देश में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, वो युद्ध की भी परिस्थितियां हो सकती हैं, किसी महामारी की परिस्थिति हो सकती है,
उस समय पे नियम और कानून कहीं ना कहीं शिथिल किए जाते हैं व्यक्ति को बचाने के लिए या देश की सीमाओं को बचाने के लिए। मेरी इस पर कोई टिप्पणी नहीं है, ना मेरा इस पर कोई मतभेद है। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं, जो मैं अभी डिबेट सुन रहा था, ठीक है माननीय मुख्यमंत्री जी दौरे पे निकले हैं, बहुत अच्छा है, स्वागत है, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश के हालात इन 15 दिनों में किसी ने गांव तक देखने का काम किया? क्या लोगों ने देखा कि एक ऑक्सीजन के लिए सिसकते हुए और मरते हुए, जान छोड़ते हुए उन परिवारों को देखा? एक बेड के लिए तरसते हुए लोगों ने देखा? देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर ये आज डिबेट की है। मैं कह सकता हूं कि एक महामारी है, पूरे देश को एक साथ खड़ा होना चाहिए। पूरा देश आज जो चुनी हुई सरकार है उसकी तरफ टकटकी लगा करके देख रहा है कि वो हमको बचाने के लिए क्या कर रही है। लेकिन जो गांव में हुआ, जो हॉस्पिटलों में हुआ, जितने लोगों की जान चली गई, और जान थोड़ी नहीं गई है, ये प्रतिशत आप जो सरकारी आंकड़ा दिखा रहे हैं, ये वो है जो हॉस्पिटल में एडमिट थे। ये आंकड़े वो हैं जो आपके यहाँ ऑन रिकॉर्ड क्वारंटाइन थे। आपके पास वो आंकड़ा नहीं है जो गांव में झोला छाप डॉक्टर के लिए दवा लेने के लिए विवश थे और एक दिन। तो मनोज जी, क्या ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में हो रहा है? देखिए, हम तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, रायबरेली से विधायक हैं, तो हम तो अपने गांव देख रहे हैं, अपने घर देख रहे हैं और अपना प्रदेश देख रहे हैं। और ईश्वर से मैं ये कामना करता हूं, करबद्ध कामना करता हूं कि ईश्वर कभी हमारे आने वाली पीढ़ी को ये दिन ना दिखाए। यहाँ बैठ करके भाषण कुछ भी दिया जा सकता है, ठीक बात है, बोला कुछ भी जा सकता है, लेकिन जिन चीजों को हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा, मैं भी कोविड से पीड़ित रहा 29 दिन तक, जीवन मृत्यु के बीच जूझ करके आया हूं, लेकिन हमने उन बीच में देखा है ये बड़ा नॉर्मल हो गया है सर। मनोज जी, बच्चे को बचा लीजिए। कोविड से मैं भी 15 दिन करीब जूझा हूं। मेरे परिवार में 5 लोग हैं, 4 लोग पॉजिटिव हो गए थे, मेरा बेटा खैर नेगेटिव था। तो ये तो बड़ा नॉर्मल हो गया आजकल, अगर आप बताते हैं कि पॉजिटिव हो गया। मनोज जी, मेरा जो सवाल है आपसे, वो सवाल ये है कि गिरते लगातार आंकड़े, उसके बाद WHO की तारीफ, नीति आयोग की तारीफ, क्या ये योगी सरकार के कामों पर मुहर लगाते हैं या इन्हें आप अस्वीकार करते हैं, खारिज करते हैं? लोगों को देख रहा हूं, बेड की कमी से एडमिट न होने वाले लोगों को मरते हुए देख रहा हूं, उन परिवारों को मैंने देखा जिसमें माँ बाप दोनों की मृत्यु हो गई। और क्षमा करिएगा, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं कि आपने कहा कि पॉजिटिव हो गए फिर नेगेटिव हो गए। मैंने उन लोगों को देखा है जो इलाज के अभाव में उनकी मृत्यु हुई है। और ये कहते हुए मैं बहुत दुख हो रहा, आंखों में आंसू आ रहा। मैंने देखा है लोगों को कि लोगों का हम लोग कोई उनकी मदद नहीं कर पाए, चाह के भी मदद नहीं कर पाए, बेड नहीं दिला पाए। तो हम लोग इस सदमे को, इन घटनाओं को नहीं भूल सकते। और आज गांव की जो परिस्थितियां हैं, आज शहर में मैं कह सकता हूं कि हो सकता है कुछ लोग जागरूक हुए हो, कंट्रोल हुआ हो, लेकिन गांव की परिस्थितियां बहुत खराब है। सरकार अगर चेती नहीं और गांव की तरफ रुख नहीं किया और इनकी अगर एक साथ लगाकर इनकी जांच नहीं कराई गई, इलाज नहीं कराया गया, आने वाले दिन और भयावह हो सकते हैं। मैं लौट रहा हूं मनोज जी आपके पास, लेकिन मनोज जी, जब मैंने आपको अपना उदाहरण दिया था तो मैं आपसे ये कहना चाहता था कि देखिए कोरोना किस रफ्तार से फैला है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि मेरे परिवार में 5 लोग हैं, हम लोग 4 लोग पॉजिटिव हुए थे, लेकिन ऊपर वाले के मेहर से, करम से, कृपा से हम 4 जो है नेगेटिव हो गए, ठीक ठाक हो गए। लेकिन अब देखिए घर घर में किस तरह से पहुंच गया है, दूसरी लहर कैसे घर घर पहुंची है, वो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था। मनोज जी, लौट रहा हूं आपके पास। मेरे परिवार के 3 लोग पीड़ित हुए, सब सकुशल है सर, सब ठीक है? लखनऊ में एडमिट करा दूं, नहीं करा पाया, उनकी मृत्यु हो गई। ओ मनोज जी, बड़े दुख होता है उन लोगों के लिए जो हमारे साथ अब नहीं है इस कोरोना की वजह से। मैं मनीष जी आपके पास आ रहा हूं। ठीक, मनीष जी के पास हम चलेंगे। नवीन जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। नवीन जी, जैसा हमने अभी दौरों पर बात की, हमने ग्लोबल टेंडर पर बात की, मेरा सवाल आपसे वही है जो मैं ब्रेक से पहले आपसे पूछ रहा था। और सवाल मेरा ये कि हमने देखा है मुख्यमंत्री के दौरे होते हैं, जहां वो कमी पाते हैं, अधिकारियों के तबादले होते हैं या फिर कोई कार्रवाई होती है, तो या तो मुख्यमंत्री के दौरों की जानकारी है, अधिकारी सब कुछ चाक चौबंद कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर मुख्यमंत्री भी इस वक्त सोच रहे हैं कि जमीनी स्तर पर जो जहां जमा हुआ है वो व्यवस्था जान रहा है, उसे काम करने दीजिए। कहीं से कोई दिक्कत की खबर नहीं आ रही है क्या? देखिए, सबसे पहले तो अभी हम चर्चा कर रहे थे वैक्सीन की। वैक्सीन हमारे लिए गर्व की विषय थी कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने 2 स्वदेशी वैक्सीनें बनाई। और बात होती है कि बाहर से आपने क्यों नहीं लिया। मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को कि फाइजर जो अमेरिका में लग रही है, उसकी 1 डोज की कीमत है $60।
यानी लगभग हमारे यहाँ के 5,000 रुपए के बराबर। वो हम हमारे ऐसे देश में हम अपने लोगों को नहीं उतनी महंगी लगवा सकते थे, इसलिए हमने अपनी नवीन जी ये $60 5,000 के मतलब समझ नहीं आया, क्या रेट लगा रहे हैं आप $1 का? 75-80 रुपए के हिसाब से $4,500 से $5,000 ठीक है। और दूसरी चीज मैं कहूंगा, अजय जी आता हूं, एक मिनट सुन लीजिए अजय जी, पहले सुन लीजिए नवीन जी को, फिर मैं आपके पास आता हूं। एक सवाल नवीन जी ले ले प्लीज। अच्छा ठीक है, एक सवाल ले ले नवीन जी कुछ कह रहे हैं अजय जी, सवाल ज्वाइंट कर रहे हैं, वो सुन लीजिए जरा। हाँ बोलिए अजय जी। नवीन जी आप भाई हो, सरकार हो, कोविशील्ड आपके वैज्ञानिकों ने नहीं बनाई, आपके पास सब लाइसेंस है हिंदुस्तान पे। ये लंदन में किसने बनाई है आपको पता है? आपने शुरू में किसी को नहीं बताया, ना वो वैज्ञानिक दिखाए। अब आप कह रहे हैं कि साहब अमेरिका, ये कोविशील्ड पे भी जरा ज्ञान डाल देंगे तो, वरना मैं आपको पूरी टिप्पणी बताता हूं कि किसकी है, किसने बनाई है, और आपके पास वो लाइसेंस है। अजय जी सुनिए मेरी बात, क्या कर रहे हैं अजय जी, वैक्सीन का कॉपीराइट किसके पास है, किसने बनाया, उसमें हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, कितना उसमें क्या किया, वो डिबेट का टॉपिक नहीं सर, आप भी जानते हैं डिबेट का टॉपिक जो है उस पर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। और नवीन जी वैक्सीन किसने बनाई आप भी उस पर मत पड़िए, मैं तो आपसे हाँ बोलिए। मैं बताना चाहता हूं कि फाइजर की हम नहीं ले सकते थे, क्योंकि हम अपने इतनी महंगी वैक्सीन हम अपने यहाँ नहीं अफोर्ड कर सकते थे। वही स्पुतनिक की चर्चा हो रही है। स्पुतनिक 29 अप्रैल को हमारे यहाँ अनुमति दी गई, अभी उसके ट्रायल हो रहे हैं और उम्मीद है कि इस महीने के आखिर तक डॉक्टर रेड्डी लैब जिसके साथ मिलकर स्पुतनिक के डोजेज लगेंगी वह आ जाएगी। लेकिन एक बात मैं बड़ी विनम्रता से पूछना चाहूंगा, बहुत सारी चर्चा हुई, मौतें हुई हैं, दिक्कतें थी, ऑक्सीजन की दिक्कतें थी, बेडों की दिक्कतें थी, या पब्लिक डोमेन में इसको हम छिपाने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन कोरोना से लड़ाई में जो सबसे महत्वपूर्ण हमारा हथियार था वो वैक्सीनेशन। लेकिन हमारी स्वदेशी वैक्सीन पर किस प्रकार से बड़े नेताओं ने गुमराह करने का काम किया, और किसी ने कहा कि ये मोदी की वैक्सीन, अभी कोई मित्र चर्चा कर रहे थे कि उस पर मोदी जी की तस्वीर क्यों है, तो एक बड़े नेता ने आगे बढ़ के कह दिया कि साहब ये तो मोदी की वैक्सीन है, भाजपा की है, मैं तो लगवाऊंगा ही नहीं, 5 साल बाद मैं सरकार में आऊंगा तब लगवाऊंगा। उनके एक एमएलसी आगे बढ़ के बोले कि साहब इसको लगाने से तो लोग नपुंसक हो जाएंगे। रही बात गांव-गांव की जो हो रही है, गांव जो हमारी ट्रेसिंग की टीमें जा रही हैं, नहीं ये दावा ठीक है आपका नवीन जी, आपने जो उदाहरण गिनाए वो ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि अगर इनसे अलग आम आदमी जब लगवाना भी चाह रहा है तो क्या लोगों को वैक्सीन मिल रही है, क्या लोगों को स्लॉट पर वैक्सीन मिल जा रही है? मैं वही बताना चाहता हूं। देखिए उत्तर प्रदेश में पहले 60 वर्ष से ऊपर, फिर 45 से ऊपर के लोगों का था, फिर ये 18 वर्ष से ऊपर का हुआ। हमने 75 लाख जो है वो स्वदेशी मंगाई है वैक्सीन, और 4 जो आप ग्लोबल टेंडर की बात कर, 4 करोड़ वैक्सीन का हमने ग्लोबल टेंडर किया है। और सरकार, केंद्र सरकार ने, सर्वोच्च न्यायालय ने भी एफिडेविट दिया है, अपना रोड मैप दिया जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्वीकार किया है। हम भी उत्तर प्रदेश में है कि हम दिसंबर 2021 तक अपने जो 18 वर्ष अधिक के सबको हम वैक्सीन लगवा देंगे, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन अभी देखिए कल की एक घटना है, तो एक मैं बोलना चाहूंगा, जहां पर हमारी ये जो गांव में जो जांच की टीमें हैं गई, वहां पर जो हमारे विपक्ष के बड़े नेताओं का गुमराह करने की देन थी कि वहां पर जो हमारे स्वास्थ्य कर्मियों की टीम गई थी, उनके ऊपर लोगों ने पथराव किया और उनको गाली गुप्ता देके उनको मारपीट के भगा दिया। तो इसलिए मैं अनुरोध करूंगा। तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में विपक्ष की पकड़ है, विपक्ष की बात सुनी जा रही है, उनको लोग मान रहे हैं? देखिए ये विपक्ष की एक भूमिका है, विपक्ष के भी लोग हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम मिलकर लड़ाई लड़नी है। मैं अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार से गुमराह न करें। ठीक, मैं लौटता हूं इस पर आपके पास, मैं आता हूं नवीन जी, आता हूं आपके पास। नवीन जी मेरे पास और भी 2 मेहमान हैं, मैं लौट रहा हूं आपके पास। नवीन जी आता हूं, मनोज जी आपके पास आ रहा हूं। मनोज जी ठीक है, देखिए अब अपने बयानों में नवीन जी ने बता तो दिया कि किसकी तरफ इशारा है उनका, कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, किसने कहा वो सबको याद है। मेरा वो डिबेट का टॉपिक भी नहीं है सर, मैं उस पर जाऊंगा भी नहीं। लेकिन हाँ, हाल में अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया और उन्होंने वैक्सीनेशन का स्टेटस, जानकारी और लोगों को जल्द वैक्सीन मिले उस पर चिंता जरूर जाहिर की। तो वैक्सीन पर कौन क्या कह रहा है, इसमें पढ़ना चाहिए इस वक्त, या इसमें ध्यान देना चाहिए, फोकस इस बात को होना चाहिए कि तमाम जो पात्र आयु वर्ग हैं उन सबको वैक्सीन जल्दी लगे और जल्दी मिले? देखिए मेरा स्पष्ट रूप से मानना है, देश इस समय एक भारी संकट से गुजर रहा है। मैंने अपनी शुरुआत के समय भी कहा कि देश में युद्ध की परिस्थिति हो, महामारी की परिस्थितियां हो, उस समय देश एक साथ खड़ा होता है। देश में एक चुनी हुई सरकार है, कभी राजतंत्र में राजा हुआ करता था, अब देश में प्रधानमंत्री होते हैं और मुख्यमंत्री होते हैं। भाई नवीन जी कह रहे थे, हमारे साथी हैं, मुझे इनकी बात को सुनकर बड़ा असर हुआ। अपनी असफलताओं को आप कितनी मजबूती से आपने कहा कि विरोधी लोग जांच नहीं होने दे रहे हैं। अरे साहब,
आप जरा उत्तर प्रदेश की मंगवाइए कि आपकी जांच की स्पीड क्या है, जरा आप मंगवाइए कि आपने इतने दिन में कितनी वैक्सीन लगवाई है, और उससे आप गुणा करके बताइए कि भारत की, हिंदुस्तान की आबादी को इस रफ्तार में आप क्या 7 साल में वैक्सीन लगवा पाएंगे? ये वैक्सीन हम नहीं लगवा पा रहे हैं। जनता ने एक चुनी हुई सरकार को ये अधिकार दिया है, ये आप तंत्र आपके हाथ में है। आपने जो वैक्सीन लगवाई है, अगर उनकी स्पीड को हम गुणा करें तो 7.25 साल में भारत में वैक्सीन लग पाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके आंकड़े कह रहे हैं। जहां तक बात रही, मेरा मानना है सरकार ने जिस असंवेदनाशीलता को दिखाया है, और एक कहावत है कि चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से क्या फायदा है। देश ने, लोगों ने अपने परिवार के हजारों लाखों लोगों को खो दिया है। उनके परिवार के बच्चे यतीम हैं, माँ बाप मर गए हैं, 9 साल का बच्चा है, 6 साल की बेटी है। क्या सरकार की तरफ से नवीन जी कहेंगे कि उनका पालन पोषण, उनकी पढ़ाई, उनका जीवन आगे चलाने के लिए सरकार कोई योजना लाएगी, घोषणा करेगी? उन परिवारों से पूछे। हालांकि बगल के मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने ऐलान किया है कि कोविड की वजह से जो बच्चे अनाथ हुए हैं, यतीम हुए हैं, उनका ख्याल सरकार रखेगी, उनकी शिक्षा और उनका जो खर्चा है वो सरकार देखेगी। इस पर मैं नवीन जी आऊंगा आपके पास और पूछूंगा कि सरकार इस पर कुछ विचार कर रही है क्या। लेकिन अजय जी, एक सवाल और, चिड़िया चुग गई खेत, या अभी भी खेत में बहुत कुछ बाकी है जिसे हमें बचाना होगा, वरना चिड़िया वो भी चुग जाएगी? अभी भी 24 करोड़ लोग हैं इस खेत में जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, और चिड़िया उन्हें चुग जाए उससे पहले चेतना होगा। देखिए, इस देश में 136-37 करोड़ लोग हैं और हमारे प्रदेश में 24 करोड़ से ज्यादा लोग। जी, मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के वीर और बयानवीरों से और इनके प्रवक्ताओं से कि बांटने का काम जो और कामों में ही कर ले, देश को बांटने का काम ना करें। भारत एकता, अखंडता, और एकता एक रहेगी, ना स्टेटों में बांटे ना उसमें बांटे। ये बताएं कि हम वैक्सीन को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लगवा सकते हैं, हम कैसे ज़्यादा सिलेंडर दे सकते हैं, और हमारे बच्चों की अगर वैक्सीन आपने विदेश भेज दी तो डिजास्टर मैनेजमेंट में देश के राजा को, देश के प्रधानमंत्री को एक पावर्स होती हैं कि वो, जैसे रातों रात नोटबंदी का निर्णय लिया गया था, तो क्या वो निर्यात और वो आयात वाला निर्णय कैंसिल नहीं कर सकते थे? लेकिन उनकी नीति नहीं थी, उनकी नीयत खराब थी। अगर वो निर्णय कैंसिल हो जाता, अभी तो 8 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़ या 9 करोड़ आ रही है, इसका आंकड़ा जब निकल के आएगा मई जून में 18-20 करोड़ से ज्यादा बैठेगा कि टीके पहुंच गए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो अगर वैक्सीन अब हमारे यहाँ लग जाती, वो हमारे कहने से, तो नोटबंदी को भी मना किया था हमने, तो 28% जीएसटी को भी मना करा था। सारे विपक्ष ने, 23 पार्टियों ने कहा था कि बैलेट से चुनाव करा लीजिए। हम तो क्या क्या मना करते हैं, मानते हैं, लेकिन ये लोग अपनी सुविधा के हिसाब से नीति और नियम तय करते हैं। ना कोरोना से कितने लोग मर रहे हैं, आज भी इनके पास जो आंकड़ा है, अगर आप सारे शमशान घाट और सारे कब्रिस्तानों का आंकड़ा रजिस्टर उठा के देख लें, तो जो आंकड़ा है, भारत टाइम्स भी कह रहा है, अमर उजाला भी कह रहा है, इससे 10 गुना ऊपर बैठेगा रोज का आंकड़ा, एक महीने का नहीं। और आपने देखा गुजरात में 1,23,000 समथिंग डेथ सर्टिफिकेट जारी हुए हैं और सरकार ने 4500 कुछ ही जारी किए हैं। तो चूंकि एक चीज पहले भी आई थी कि कोरोना से मरने वाले को सरकार 4.5 लाख या 7.5 लाख दे रही है। मुझे नहीं पता सरकार दे रही है या वो भी 15 लाख की तरह ही घोषणा है। अगर दे रही है तो चूंकि उस पर फॉर्मेलिटी इतनी कर देंगे, लोग कहां से दिखाएंगे कि कोविड से मरे, जबकि इस वक्त केवल कोविड से ही मौत हो रही है, लोग कोरोना से मर रहे हैं। और मैं उस मार्मिक अपने हृदय के साथ, उस परिवार के साथ हमारी पार्टी खड़ी है। हम हैं, थे और रहेंगे। राहुल गांधी जी हमारे नेता, हमारे कांग्रेस के वर्कर, हमारे यूथ कांग्रेस के वर्कर, सेवा दल के वर्कर, जिससे जो बन पड़ रहा है, हम फोटो सेशन में विश्वास नहीं रखते, हम फोटोग्राफी में विश्वास नहीं करते, हम मदद कर रहे हैं। तो कल जब राहुल गांधी ने 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भिजवाए थे, तो वो खबर मीडिया तक कैसे पहुंची सर? वो किसने दिखाई तस्वीरें, किसने भिजवाई? ये तो मीडिया, देखिए, ये तो मीडिया का काम है, ऐसी चीजें दिखाएंगे। नहीं, अगर आप दान देने पर आए हैं तो सर दान दीजिए। वो हम तक जानकारी कैसे पहुंची या पहुंचाई गई? हजूर, हमारा उद्देश्य जो है फोटो सेशन और फोटो छपाना नहीं है। ठीक, लोगों को मिल जाए। अच्छा, कोई चुपके से फोटो खींच ले तो बात अलग है। ठीक है, मैं आता हूं अजय जी आपके पास। हम ऑथराइज नहीं दे जाते। ठीक। दो बातें नवीन जी बहुत अहम है। एक, उत्तर प्रदेश वो राज्य बन गया पहला जो पोस्ट कोविड दिक्कतों, साइड इफेक्ट्स और जो बीमारियां हैं उनका इलाज करेगा, मुफ्त इलाज देगा, अभी जो गाइडलाइन जारी हुई। और इसके साथ साथ एक बड़ी बात यह कि 18+ वालों को, जो अभी धीरे धीरे जिले जुड़ते जा रहे हैं,
वो फ्री वैक्सीन है। हालांकि जो पेड करके सरकार निजी अस्पताल में लगवाना चाहें वो लगवा सकते हैं। एक मांग मनोज जी ने और अजय जी ने उठाई है और जरूर उठाई है और बड़ी वाजिब है, और वो ये कि उन बच्चों का क्या जिन्होंने अपने दोनों माता पिता यानी माता और पिता दोनों को खो दिया, बच्चे अनाथ हो गए, उस दिशा में सरकार कुछ सोचेगी? सरकार की प्राथमिकता में है वो बच्चे? हम जन कल्याणकारी सरकार हैं, समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास के लक्ष्य को लेकर हम काम करते हैं। अन्य राज्यों ने जिस प्रकार से घोषणाएं की हैं उसका अध्ययन करेंगे और निश्चित रूप से मनोज जी और अपने आलोक जी को मैं ये बताना चाहूंगा कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी, जो भी संभव होगा वो हम मदद करेंगे। एक बात मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहूंगा, वैक्सीन और वैक्सीनेशन को लेकर जो बार बार चर्चा हो रही है, मैं अपने मित्रों को और आपके चैनल के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इसी प्रकार की कुछ याचिकाएं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल हुई और सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से पूरा रोडमैप मांगा था कि आप करेंगे। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में रोडमैप दिया कि 95 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन कराना है और दिसंबर 2021 हमारे पास 217 करोड़ डोजेस उपलब्ध, और किस किस कंपनी से कैसे कैसे आएगी वह सरकार ने रोडमैप दिया और सर्वोच्च न्यायालय ने भी उस पर सहमति जताई। हम दिशा में रहे हैं। अभी जैसे मनोज जी कह रहे थे कि जिस गति से हो रहा है 7 साल लगेंगे। मनोज, मैं आपसे बताना चाहता, आप मंत्री भी रहे हैं, जब 2020 में कोरोना की पहली लहर आई थी तो आगरा में जो पहला मरीज मिला था तो उत्तर प्रदेश में उसकी जांच करने की कोशिश नहीं थी, वह लैब हमने पूना से जांच कराई। आज उत्तर प्रदेश में 250 से अधिक लैब काम कर रही है, 2.5 लाख से अधिक टेस्ट हो रहा है। तो संख्या ये गणित नहीं है कि आज के ठीक नवीन जी, आखिरी 30 सेकंड दे पाऊंगा। मनोज जी, ये जो संसाधन बढ़ने की रफ्तार है या जो संसाधन अभी बढ़े हैं, इस रफ्तार से संतुष्ट हैं आप? देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये मामला हाउस में 2019-20 में भी हमने उठाया था। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जब हाउस चला और बजट सेशन में हेल्थ की कटौती पर मैंने बोला था, उस समय में मैंने इंगित किया था राज्य सरकार को तो 6 महीने पहले उसने कहा था कि उसी लहर कभी भी महीने के बीच में आ सकती है। आज बड़ा सवाल है कि आप जिनसे सवाल पूछना चाहिए उनसे सवाल नहीं पूछा जा रहा। आज ये करने की जिम्मेदारी तो राज्य सरकार की थी, वो मनोज पांडे नहीं कर सकते। मनोज पांडे या तमाम भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी विधायकों ने पत्र जारी करके कहा कि अधिकारी हमारा फोन नहीं उठा रहा। उन्होंने ये कहा कि हम अपनी पत्नी को नहीं एडमिट करा पाए, उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चे को नहीं एडमिट करा पाए, उन्होंने तमाम सवालिया खुद उठाए भारतीय जनता पार्टी के संसाधनों की रफ्तार से आप खुश हैं? आपको लगता है रफ्तार बढ़नी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि आपने बता दिया कि आप नहीं खुश हैं उससे। और संसाधनों की रफ्तार तो देखिए ऐसी है कि जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतनी बढ़िया, क्योंकि हमारे यहाँ आबादी बहुत है और हमको बाकी राज्यों से कई गुना संसाधन चाहिए इस आबादी को संभालने के लिए, उस आबादी को बचाने के लिए। सरकार उस दिशा में बढ़ रही है क्या या रफ्तार कम है? इसी पर यह चर्चा थी, इसी पर बात कर रहे थे। बहुत धन्यवाद आपका मनीष सिद्धवी जी, मनोज पांडे जी, अजय वर्मा जी, नवीन जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद भी तमाम बड़ी खबरें हैं, बहुत जल्द लौट रहे हैं।